एक गांव में मोहित नाम का एक आदमी रहता था। मोहित मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता था। तुम कल अपना खाना घर पर ही भूल गए थे। पूरे दिन भूख में कैसे काम करा होगा। और आज तो घर में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। उस आटे से केवल एक रोटी ही बनी है। ये लो, तुम ये रोटी समय से खा लेना, कल भी खाली पेट कम करते रहे। मोहित उस रोटी को लेकर काम के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। उसको देखकर लगता है जैसे उसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो। वो बूढ़ा आदमी मोहित से कहता है, मेरे ऊपर दया करो बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया है। भगवान के लिए मुझे कुछ खाने को दे दो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। बाबा, ये खाना तो मैं अपने लिए ले जा रहा हूँ। मैं पूरे दिन मजदूरी करता हूँ, अगर मैं खाना नहीं खाया तो मुझे सही से काम नहीं होगा और मेरा मालिक मुझे आज की मजदूरी के पैसे भी नहीं देगा। वैसे भी मेरे पास केवल एक ही रोटी है, लेकिन बाबा, तुमने भी कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए रोटी पर तुम्हारा ज्यादा हक है। लो बाबा, इस रोटी को तुम खा लो। मोहित अपनी रोटी उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बूढ़ा आदमी को बहुत भूखा होता है, इसलिए वो रोटी तुरंत खा लेता है। बेटा, तुमने अपनी रोटी मुझे दे दी, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता करूं? बाबा, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर मुझे संतान का आशीर्वाद दे। मैं लंबे समय से संतान की इच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मेरी दुआ पूरी नहीं हुई है। मुझे आपकी दुआ से आशा है कि ईश्वर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और हमें संतान का सुख प्रदान करेगा। मैं तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना को पूरा करें और तुमको संतान का सुख प्रदान करें। कुछ ही दिनों में मोहित के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। बच्चों के जन्म के बाद मोहित की पत्नी बहुत बीमार रहने लगती है। एक दिन वह मोहित से कहती है, मेरी सेहत अब ठीक नहीं हो पाएगी। डॉक्टर भी कह चुके हैं कि मेरी हालत में कोई सुधार नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा ऊपर जाने का समय आ गया है। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम इन बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। इन्हें कभी भी मेरे प्यार की कमी महसूस होने मत देना। शशि, तुमने इतना सब कुछ सहा है, अब हमें छोड़कर जा रही हो। मैं तुम्हारी बातों को दिल से मानूंगा और इन बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। उन्हें प्यार और सुरक्षा दूंगा जैसा तुम चाहती हो। उनके हर खुशी और दुख में मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे। शशि, तुमने अपनी पूरी जिंदगी प्यार और अच्छे से देखभाल की है। मैं भी तुम्हारी तरह उनकी खुशियों की रक्षा करूंगा और उनकी परवरिश सच्चे संस्कारों के साथ करूंगा। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे दिल में बसी रहेंगे और मैं बच्चों को तुम्हारी तरह ही प्यार करूंगा। मुझे सुकून है कि तुम समझदार और दयालु इंसान हो। अब मुझे शांति मिली है ये सोचकर कि मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के पास तुम्हारा प्यार और सुरक्षा है। मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी भी नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारी यादों को हमेशा अपने दिल में रखूंगा और उनके साथ बच्चों को बड़ा करूंगा। इतना सुनकर मोहित की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मोहित दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पालने लगता है। यूं ही कई साल भी चाहते हैं। अब मोहित के बच्चे जवान हो जाते हैं तो मोहित को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है। बेटी, तुम्हारी शादी की चिंता मुझे बहुत परेशान करती है। तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी शादी सही तरीके से कर सकूं। इतनी मेहनत के बावजूद मैं सब कुछ ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी में कोई भी कमी ना रहे। पिताजी, आप परेशान ना रहिए। आपकी मेहनत और प्यार में हमें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी और आप शादी की चिंता मत कीजिए। हम साथ मिलकर हर मुश्किल को पार कर लेंगे। आपका साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी हिम्मत है। पिताजी, दीदी सही कह रही है।
ईश्वर जरूर कोई रास्ता निकालेगा, आप चिंता करना छोड़ दीजिए। कुछ दिनों में मोहित अपनी बेटी खुशबू की शादी अमर नाम के लड़के से कर देता है। अमर एक किसान होता है। उसके पास 5 बीघा जमीन और 2 गाय होती है। जमीन पर खेती करके ही घर का गुजारा होता है। मधु की सास बहुत ही बुरी औरत होती है। वो हर छोटी बात पर मधु को परेशान करती है। देखो तो सही कैसे आवारा भूत की तरह इधर उधर फिर रही है। शर्म लिहाज है कि नहीं, या वह भी बेच खाई। तेरी माँ ने को सिखाया था या नहीं? क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे तेरे से गलती कब नहीं होती। क्या हाल बना रखा है घर का, अभी तक झाड़ू भी नहीं लगी है। खाना तो पता नहीं कब बनाएगी। लोगों को भूखा मारने की सोची है। समय से कोई काम नहीं करती है, बस लौंडी बनी फिरती है। माँ जी घर में बहुत सारे काम हैं। इतने सारे काम एक साथ करना बहुत मुश्किल है। खाना बनाना, झाड़ू पोछा करने को तो बहुत सारा काम कहती है। अरे जब तू नहीं थी तो मैं सारे काम समय से पहले ही कर दिया करती थी। लेकिन एक तू है, कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। अगर मुझे पता होता कि तू इतनी बड़ी कामचोर है तो मैं अपनी बेटे की शादी तेरे साथ कभी नहीं करती। इतने में ही अमर आ जाता है। क्या हुआ माँ, इतनी शोर क्यों मचा रखा है? मैं क्या बताऊँ, अपनी बीवी से पूछो क्यों इतना शोर मचा के रखा है। सारा दिन काम नहीं करती है, लेकिन इसे किसी काम से कोई मतलब नहीं है। जो करूँगी मैं ही करूँगी। मधु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम घर का एक काम भी नहीं करती हो, सारा काम माँ करती है। ये बात मैं जानती हूँ और भगवान भी जानते हैं कि मैं कुछ काम करती हूँ या नहीं। सारा दिन काम करते हुए निकल जाता है, 1 मिनट आराम करने का भी समय नहीं मिलता। एक काम खत्म होता है तो माँ जी दूसरा काम बता देती है। अगर किसी काम को करने में देरी हो जाती है तो अम्मा जी मुझे उल्टी सीधी कहती रहती है। बगैर खाए पिए भूखी प्यासी काम में लगी रहती हूँ। अमर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसकी माँ झूठ बोल रही है और वह मधु से सारा दिन काम करवाती है। जब मधु खाना खाने बैठती है तो उसकी माँ मधु को आंख दिखाती है, लेकिन फिर भी अमर अपनी माँ की तरफदारी करता है। तुम अच्छी तरह से ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अगर तुमने आज के बाद माँ को परेशान किया या घर का कोई काम नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे खेत पर जाना है। अपने पति की बात सुनकर मधु के आंखों में पानी भर जाता है और वह चुपचाप खाना लेने चली जाती है। मधु को रोता देख अमर को बहुत दुख होता है और वह सोचने लगता है, मैं जानता हूँ मधु तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ के आगे मजबूर हूँ। मैं उनको कुछ भी नहीं कह सकता। कोई सुनेगा तो क्या रहेगा। अमर अपनी माँ को परेशान करता है। मधु खाना लेकर आती है। अमर खाना खाकर खेतों पर चला जाता है। एक दिन मधु को खबर मिलती है कि उसके पिताजी बहुत बीमार है, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मधु तुरंत अपने पिताजी से मिलने चली जाती है। मेरी बच्ची, मेरा शरीर अब और मेरा साथ नहीं दे रहा है। तुम दोनों के लिए मैं परेशान हूँ। तुम्हारा भाई अभी कुछ नहीं करता। तुम अपने भाई के देखभाल करना। हो सके तो किसी अच्छी लड़की से इसकी शादी करवा देना। पिताजी, मैं अपने भाई का पूरा ख्याल रखूंगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन पिताजी, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तुमने हमें कितनी मुसीबत से पाल पोस कर बड़ा किया है और अभी अकेला छोड़कर जा रहे हो। बेटी, ये जीवन का हिस्सा है। हम सबको एक न एक दिन जाना होता है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि तुम और तुम्हारा भाई सुखी हो। मुसीबत में तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना। पिताजी, हम आपकी कमी को कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम वादा करते हैं आपकी दी हुई सिखों को कभी नहीं भूलेंगे और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे। आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे दिल में रहेगी। मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा।
तुम्हारी यादों में, तुम्हारे दिल में। मोहित की मृत्यु हो जाती है, उसका बेटा अनाथ हो जाता है। कुछ दिन के बाद मधु अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन वो हर वक्त अपने भाई मनीष की चिंता करती रहती है। वह सोचती है, मनीष घर में अकेला कैसे रहेगा, पता नहीं वह अकेला अपना ख्याल रख पाएगा भी या है नहीं। कैसे खाना बनता होगा, समय से खाता होगा कि नहीं। उसे मेरे बिना सब कुछ संभाल बहुत मुश्किल होगा। क्या मैं वापस जाकर उसकी मदद करूं? लेकिन फिर भी उसे अकेला छोड़ना तो पड़ेगा ही। एक काम करती हूँ, एक बार घर वालों से बात करके मनीष को यहीं बुला लेती हूँ। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक वो हमारे साथ इसी घर में रह लेगा। अगले ही दिन मधु घर वालों से कहती है, मैं सोच रही थी कि अपने भाई मनीष को यहीं बुला लेती हूँ। वो अकेला कैसे रहेगा, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कुछ दिनों में उसका विवाह हो जाएगा तो वह यहाँ से चला जाएगा। अमर की माँ सोचती है, इसके भाई को यहाँ रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। 2 रोटी खाएगा और पूरे दिन काम करेगा। अगर तुम चाहती हो कि मनीष हमारे घर में रहे तो उसे जंगल का सारा काम करना होगा और दोनों गायों को चराकर लाना पड़ेगा। उसके बदले हम उसे 2 वक्त का खाना दे दिया करेंगे। बेचारी मधु को अपनी सास की ये बात सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। और उसका पति सारी बात चुपचाप बैठा सुनता रहता है, अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता। ठीक है माँ जी, मैं इन शर्तों को मान लेती हूँ। मेरे भाई को कोई भी कठिनाई न हो, यही मेरी इच्छा है। अगले ही थी मधु अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। उसका भाई मनीष वहाँ रहने के लिए राजी हो जाता है। वह पूरे दिन दोनों गायों को चराता और जंगल में काम करता और रात को खाना खाकर घर के बाहर सो जाता था। एक दिन जब वो गायों को चराने जंगल में जाता है तो उसे एक अनजान आदमी मिलता है। वह मनीष से कहता है, तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम गायों को चराने का काम करते हो? नहीं, मैं गायों को चराने का काम नहीं करता हूँ। ये मेरी गाय नहीं है। मैं अपनी बहन के ससुराल में ही रहता हूँ, इसलिए मुझे गाय चरानी पड़ती है। इसके बदले मुझे 2 वक्त का खाना मिलता है। तुम कितने मेहनती और ईमानदार हो। तुम सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए अपनी बहन के इतना काम करते हो। तुम्हें यहाँ मेहनत करके कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं मिलेगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छा काम दिलवा सकता हूँ और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना सकता हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, फिर तुम्हारे साथ में कैसे जा सकता हूँ? मैं यहाँ अपनी नई बहन के ससुराल में उसकी खुशी के लिए रहता हूँ। वह मेरी बहुत चिंता करती है, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं और मुझे नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी बहन के घर में तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ता है। तुम पूरे दिन गायों को चराते हो, उसके बदले तुम्हें सिर्फ 2 वक्त खाना ही तो मिलता है। मेरे साथ चलकर तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो मेरी बहन मेरी बहुत चिंता करेगी। वह मेरे बिना कैसे रहेगी? हमने अपने पिताजी से वादा किया था कि हर मुश्किल वक्त में हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारी बहन एक अच्छी महिला है, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। तुम्हारी वजह से वह अपने ससुराल वालों से कितनी बातें सुनती होगी। तुम्हारी बहन के लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम्हें ऐसा काम करो जहाँ तुम खुश रह सको और अपने जीवन को बेहतर बना सको। हाँ, तुम सही कहते हो। बहन के घर में बोझ बनने से अच्छा है कि मुझे कहीं और जाकर पैसे कमाने चाहिए, जिससे मैं एक अच्छा जीवन बिता सकूं। मेरी बहन के लिए भी यही बेहतर होगा। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, चलो अब हम चलते हैं, हमें काफी दूर जाना है। मनीष उस अनजान आदमी के साथ चला जाता है। शाम को जब मनीष घर नहीं लौटता
तो मधु को बहुत चिंता होने लगती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मनीष अभी तक नहीं लौटा है। पता नहीं आज इतनी देर क्यों कर दी। हर रोज तो सूरज ढलने से पहले ही आ जाता है, लेकिन आज अभी तक नहीं आया। ये तू क्या कह रही है? तेरा भाई अभी तक नहीं लौटा। आखिर कहाँ गया? कहीं वह मेरी गायों को बेचकर फरार तो नहीं हो गया? अगर ऐसा हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मंजू जल्दी से अपने बेटे अमर को अपनी गायों की तलाश में भेजती है। जंगल में उसे अपनी दोनों गाय मिल जाती है, लेकिन उसे मनीष कहीं दिखाई नहीं देता। अमर दोनों गायों को अपने घर ले आता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन मनीष का कोई पता नहीं चलता। सभी गांव वाले मान लेते हैं कि मधु का भाई मर चुका है। दिन महीने साल निकलते रहे। धीरे धीरे मधु अपने भाई को भुलाती रही, लेकिन त्योहारों में जब आस पड़ोस उसकी औरतें अपने भाई से मिलने जाती या उनके भाई उनसे मिलने आते, तो मधु अपने भाई को याद करके बहुत रोती। एक दिन अचानक मधु को अपने भाई का संदेश मिलता है। वह खुशी से झूम उठती है। मधु जल्दी से पत्र खोलकर पढ़ना शुरू करती है। मेरी प्रिय बहन, मैं ठीक हूँ और एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम मेरे पास आ जाओ। मधु तुरंत अपने भाई से मिलने के लिए निकल पड़ती है। अपने भाई की धन दौलत देखकर मधु हैरान रह जाती है। दीदी, तुम्हारे बिना मैं यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँचता। ये सब धन दौलत तुम्हारी है। भाई, तुम ठीक हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम हमेशा खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बगैर बताए अचानक कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बाद मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश करवाया था, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। दीदी, मुझे एक अजनबी आदमी मिला था। उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ अपनी बहन के ऊपर बोझ बने हुए हो। मेरे साथ चलो, तुम्हें एक अच्छा जीवन मिलेगा। मैंने सोचा कि यह आदमी सही कह रहा है। मैं कब तक बहन के ससुराल वालों के टुकड़ों पर पलटा रहूंगा? एक न एक दिन तो मुझे काम शुरू करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें बगैर बताए आ गया। ऊपर वाले की दुआ से आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे भाई, तूने सही किया जो तू वहाँ से चला गया, वरना आज भी तू मेरे ससुराल वालों की गुलामी ही कर रहा होता। तुझे देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई, तू अब शादी कर ले, तेरा घर बस जाएगा। फिर मुझे तेरी किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। दीदी, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दे। मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने शादी कर ली है। तुम्हारी भाभी का नाम सोना है। आओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। मनीष अपनी बहन को अपनी पत्नी सोना से मिलवाता है। मनीष की पत्नी को देखकर मधु बहुत खुश होती है। उसके बाद मनीष अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर देता है।